नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों के बारे में, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में रखा गया है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत की सांस्कृतिक विविधता और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है ना? इसी के अंतर्गत रखा गया है अनुच्छेद 29 सब ब्लॉक ए में अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा करना। मतलब भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी वर्ग के नागरिक जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें उसकी रक्षा करने का उस व्यक्ति का, उस संस्था का जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है ना? मतलब भारत के किसी भी वर्ग के व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में रह रहा है, वह अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की और अपनी लिपि की सुरक्षा कर सकता है। ये मौलिक अधिकार के श्रेणी में रखा गया है। ये मौलिक अधिकार भारतीय कानून द्वारा उसे दिया गया है, ठीक है ना? सब क्लॉक 2 बोलता है अनुच्छेद 29 का सब क्लॉक 2 कहता है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो राज्य के नियंत्रण में है या राज्य से सहायता प्राप्त करता है, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता है। मतलब किसी भी शैक्षणिक संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है, ठीक है ना, उसमें किसी भी धर्म, जाति या वंश के आधार पर व्यक्ति को प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। मतलब कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को भाषा, जन्म या स्थान, किस स्थान में जन्म लिया है, कौन-सी भाषा बोलता है या उसकी लिपि क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, इस आधार पर उस व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, अनुच्छेद 29 का सब क्लॉक 2 कहता है। जैसे कि तमिल भाषा और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत इंस्टीट्यूट खोले जा सकते हैं, तमिल इंस्टीट्यूट खोले जा सकते हैं, भले ही उसमें गवर्नमेंट ग्रांट देती है, लेकिन फिर भी उसमें व्यक्ति को प्रवेश दिया जा सकता है। कोई भी सरकारी कॉलेज धर्म या जाति के आधार पर किसी भी छात्र को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। ये आपका बताता है 29 के अंतर्गत ये रखा गया है। अब 29 के बाद 30 देखते हैं, तो 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का उसे मूल अधिकार दिया गया है, संचालित कर सकता है अल्पसंख्यक वर्ग। भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका संचालन करने का उसे अधिकार दिया गया है, ठीक है ना? अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 का ए कहता है किसी राज्य अगर अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो उसके बदले में उस अल्पसंख्यक संस्थान को कंपनसेशन जरूर देगा। पहले ये प्रावधान नहीं किया गया था। पहले जिस संस्थान को, जिस भी अल्पसंख्यक संस्थान को या संपत्ति को भारत सरकार अधिग्रहण करता था तो उसके बदले में उसे कंपनसेशन नहीं देता था, मुआवजा नहीं देती थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978, जबकि मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, मोरारजी देसाई के समय में ये 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया था और उसमें ये कंपनसेशन की सुविधा दी गई। कंपनसेशन का प्रावधान रखा गया कि किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान की यदि संपत्ति को अधिग्रहण करता है राज्य सरकारें, तो उसके बदले में उस संपत्ति का कंपनसेशन जो है राज्य सरकार जरूर देगी ये, और लेने का भी अधिकार दिया गया है उस व्यक्ति अल्पसंख्यक संस्थानों को, अनुच्छेद 30 सब क्लॉक 1 के एक के अंतर्गत, ठीक है? अनुच्छेद 30 का सब क्लॉक 2 कहता है राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के साथ केवल इसलिए भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वे अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित है, समझ रहे हैं? राज्य की सहायता प्राप्त जो राज्य सरकार जो ग्रांट देती है और उस अल्पसंख्यकों को इसलिए भेदभाव नहीं किया, उस अल्पसंख्यक संस्थानों को इसलिए भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो राज्य सरकार ग्रांट दे रही है, नहीं भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है ना? राज्य उन्हें केवल अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण अनदेखा नहीं कर सकता है। यही कारण है कि क्रिश्चियन समुदाय अपने मिशन स्कूल चलाते हैं। मुसलमान समुदाय अपने अपने माध्यम से मदरसे चलाते हैं। मराठी भाषी लोग अपनी भाषा के विद्यालय स्थापित करते हैं। हिंदी भाषी के लोग चाहेंगे तो गुरुकुल स्थापित कर सकते हैं। मतलब राज्य सरकार ग्रांट आपको देगी, लेकिन ग्रांट के बदले ये नहीं कह सकती है कि आप इस ईसाई क्रिश्चियन समुदाय के स्कूल में आप मिशन स्कूल ना चलाएँ या आप अपने शैक्षणिक विकास ना करें, आप अपनी लिपि का विकास ना करें, ये राज्य सरकार प्रतिबंध या आरोप नहीं लगा सकती है। मराठी भाषी लोगों से आप उसे ग्रांट दे रही है, तो ये नहीं कह सकता है कि हमने आपको ग्रांट दे रहे हैं, राज्य सरकार नहीं कह सकती कि हम आपको ग्रांट दे रहे हैं, तो आप अपने मराठी भाषा के विकास की जगह में आप किसी अन्य भाषा के विकास के लिए विद्यालय खोलें। वो उस संस्था पर डिपेंड करता है कि वो संस्था जो है जिस धर्म से संबंधित है, उस धर्म के अपने भाषा, अपनी लिपि का विकास कर सकता है। इस प्रकार विकास करने की
लिए जो है अनुच्छेद 30 का सब क्लॉज 2 में भारत सरकार द्वारा व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार अ, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसकी संस्कृति, धर्म और रीति रिवाजों को संचालित करने का पूर्ण रूप से आजादी दी गई है। आप समझिए कि अल्पसंख्यक व्यक्ति का किसी भी प्रकार का जो है उसका सांस्कृतिक रीति रिवाज या उसके लिपि संरक्षित करने के लिए तत्पर है। राज्य सरकारें और भारत सरकारें मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रख करके ये भारतीय संविधान ने सिद्ध कर दिया कि हमारे यहाँ का एक भी व्यक्ति यदि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को बचाना चाहता है, हम उसके ऊपर किसी भी प्रकार से आरोप नहीं लगा सकते हैं। उसके संरक्षण करना मेरी दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है, भारतीय संविधान की जिम्मेदारी है। और इसी कड़ी में उन्होंने ये अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक संस्थान और रीति रिवाजों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उसे मौलिक अधिकार दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं।